स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12 बायोलॉजी का दूसरा अध्याय पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। 12 बायोलॉजी का दूसरा अध्याय पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। दूसरा अध्याय है लेसन 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये दूसरे अध्याय का नाम है। तो चलिए सबसे पहले पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि पुष्प क्या है, यानी पुष्प क्या है। एक सामान्य पुष्प की विशेषताएं एक सामान्य पुष्प की क्या विशेषताएं होती हैं वो देखेंगे पॉइंट वाइज। नंबर 1, यह पौधे का सबसे आकर्षक अंग होता है। सबसे आकर्षक अंग होता है। नंबर 2, इसमें सभी लैंगिक घटनाएं संपन्न होती हैं। अगला, पुष्प के बिना भ्रूण, फल तथा बीज का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगला, पुष्प में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला, पुष्प को बीजाणुपर्णधारी प्ररोह भी कहते हैं। तो इस प्रकार एक सामान्य पुष्प की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग, चलिए आगे देखते हैं। एक सामान्य पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के भाग, तो पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। जिसमें पहला बाह्य दल पुंज,
बाह्य दल पुंज और दूसरा दल पुंज और तीसरा दूसरा दल पुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायांग। बाह्य दल पुंज को कैलिक्स, दल पुंज को कोरोला और पुमंग को एंड्रोसियम और जायांग को गाइनोसियम कहा जाता है। बाह्य दल पुंज की बात किया जाए तो ये किसी भी पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है और ये प्रायः हरे रंग के होते हैं और ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। उसके बाद दलपुंज की यदि बात किया जाए तो दलपुंज बाह्य दल के बाद वाला लेयर होता है, यानी ये बाह्य दलपुंज के बाद की परत होती है और इसमें वर्णिलवक पाया जाता है दलपुंज में, जिसके कारण यह विभिन्न रंगों का होता है। उसके बाद यदि पुमंग की बात किया जाए तो इसे एंड्रोसियम या इसे नर जननांग कहा जाता है, यानी किसी भी पुष्प में पुमंग जो होता है या जिसे पुंकेसर कहा जाता है वो मेल आर्गन को डिनोट करता है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जैसे पुतंतु और दूसरा होता है परागकोश और तीसरा होता है परागकोश में 2 लोब्स पाए जाते हैं, उनको जोड़ने के लिए संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक, और परागकोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार पुमंग के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, पुतंतु या जिसे फिलामेंट कहा जाता है, परागकोश या जिसे एंथर कहा जाता है, और परागकोश को जोड़ने के लिए उसमें कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक, और परागकोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं जिसे इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहा जाता है। उसके बाद यदि जायांग की बात किया जाए तो जायांग जो होता है ये मुख्यतः अंडप होते हैं, अंडप, यानी किसी भी पुष्प का जब जायांग बनता है तो सबसे पहले अंडप होता है, उसके बाद ये जायांग के रूप में परिवर्तित होता है। और ये अंडप मुख्यतः 6 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे एक अंडपी अंडप जो होता है वो मुख्यतः मटर और चना में होता है। उसके बाद द्विअंडपी ये मुख्यतः सरसों में पाया जाता है, मस्टर्ड इसे इंग्लिश में कहा जाता है। त्रिअंडपी ये मुख्यतः प्याज में होता है। चतुर्थ अंडपी ये मुख्यतः क्लेरोडेंड्रॉन में पाया जाता है।
क्लेरोडेंड्रॉन में होता है। अगला है पंचअंडपी या पंचमंडपी। ये मुख्यतः गुड़हल में पाया जाता है, गुड़हल में। उसके बाद छठवां होता है बहुअंडपी। बहुअंडपी ये मुख्यतः पोस्त में पाया जाता है। तो इस प्रकार किसी भी जायांग का निर्माण जो होता है वो अंडप द्वारा होता है, और ये अंडप निम्नलिखित इस प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे एक अंडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुर्थअंडपी, पंचअंडपी और बहुअंडपी। उसके बाद यदि जायांग के भाग की बात किया जाए तो जायांग मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है वो अंडाशय, दूसरा जो होता है वो वर्तिका या जिसे इंग्लिश में स्टाइल कहा जाता है, और तीसरा जो भाग होता है उसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। यानी इसको ओवरी कहा जाता है, इसको स्टाइल, इसको स्टिग्मा। तो इस प्रकार यदि जायांग के भाग की बात किया जाए, यानी जायांग के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। अंडाशय ये सबसे नीचे वाला भाग होता है, उसके बाद मध्य वाले भाग को वर्तिका कहा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर वाले भाग को जिसमें परागण क्रिया आरंभ होती है उसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। तो इस प्रकार एक पुष्प के मुख्यतः निम्नलिखित भाग होते हैं। अब इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझेंगे कि पुष्प के भाग कौन कौन से हैं और कहाँ पाए जाते हैं। चलिए चित्र के माध्यम से देखेंगे कि पुष्प के जो बाह्य दल हैं, दल पुंज हैं या पुमंग हैं, और जायांग कहाँ पाए जाते हैं। फिगर थोड़ा बना लेंगे। फिगर कुछ इस प्रकार बनाएंगे। इसमें ये जो है पुष्पांडासन है, और ये फिलामेंट की संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। विभिन्न पादपों में अलग अलग संख्या में फिलामेंट पाए जाते हैं। ये इसके परागकोश हैं। ये इसके बाह्य दल हैं। ये इसके दल पुंज हैं।
तो इस प्रकार एक प्रारूपिक जो पुष्प है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। चलिए इसका नामनेशन कर दिया जाए। इसको जो है पुष्पांडासन कहा जाता है। और इसे जो है दोनों को सम्मिलित रूप से बाह्यदल पुंज और इसको यानी ये वाला जो पार्ट है ये कलरफुल रहता है, इसको दलपुंज कहा जाता है। और उसके बाद ये जो होता है इसको पुतंतु या फिलामेंट कहा जाता है। और ये परागकोश, इसके अंदर पाए जाते हैं पराग कण। इन तीनों को सम्मिलित रूप से पुमंग कहा जाता है। और ये अंडाशय है। ये मध्य वाला जो भाग है ये वर्तिका, और ये ऊपर वाला जो भाग है ये वर्तिकाग्र। इन तीनों को सम्मिलित रूप से जायांग कहा जाता है। अब इस प्रकार देखेंगे कि ये जो बाह्यदलपुंज होता है ये दोनों सम्मिलित रूप से बाह्यदलपुंज कहलाता है। यदि केवल एक की बात किया जाएगी यानी केवल एक दल की, तो इसे कहा जाता है सेपल। वहीं अगर दलपुंज की बात किया जाए केवल एक ही पत्ती की, तो इसे कहा जाता है पेटल। और इन पूरे सम्मिलित रूप से अगर कहा जाएगा तो उसको दल पुंज कहा जाएगा। यदि केवल एक की बात की जाएगी तो उसको केवल पेटल कहा जाएगा। वहीं बाह्यदल पुंज की अगर बात किया जाए तो केवल एक लीफ को यानी एक जो दल होता है उसे सेपल कहा जाता है। पूरे सम्मिलित रूप से चक्र जो होते हैं उसे बाह्यदल पुंज कहा जाता है। उसके बाद यदि बाह्यदल के और कैरेक्टर्स की बात किया जाए तो बाह्यदल पुंज सबसे बाहरी भाग बाह्यदल पुंज प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भी हो सकते हैं। इसमें जो है हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक, जिसके कारण इसका रंग हरा होता है। और ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित यानी परागण क्रिया के लिए प्रेरित। उसके बाद यदि दलपुंज की बात किया जाए तो दलपुंज ये बाह्य दलपुंज के बाद वाला भाग है। बाह्य दलपुंज के
बाद का भाग। उसके बाद यदि इसमें लवक की बात किया जाए तो इसमें वर्णी लवक पाया जाता है, वर्णी लवक, जिसके कारण ये कलरफुल होते हैं। वर्णी लवक में एक पाया जाता है एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, जिसके कारण इनका जो रंग है वो विभिन्न प्रकार का होता है। ये परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, कीटों को आकर्षित करना। उसके बाद यदि पुमंग की बात किया जाए तो पुमंग में 3 पार्ट होते हैं, यानी पुतंतु, परागकोश, और परागकोश में 2 लोब्स पाए जाते हैं। इनको जोड़ने के लिए यहाँ संयोजी ऊतक पाया जाता है, संयोजी ऊतक पाया जाता है इनको जोड़ने के लिए। और ये पुमंग जो हैं ये मेल आर्गन को डिनोट करते हैं, मेल ऑर्गन्स। उसके बाद यदि जायांग की बात किया जाए तो ये फीमेल आर्गन को डिनोट करते हैं, फीमेल आर्गन को डिनोट करते हैं। उसके बाद आगे बात किया जाए तो ये जो बाह्य दलपुंज होते हैं और जो दलपुंज होते हैं, ये इसमें 3 प्रकार से इनका जीवन काल होता है, जिसमें पहला है आशुपाती, आशुपाती। आशुपाती का मतलब ये होता है कि जब पुष्प खिलते हैं उसके तुरंत बाद जब ये बाह्य दलपुंज झड़ जाते हैं तो उसको आशुपति कहते हैं, आशुपाती कहते हैं। जैसे पुष्प खिलते ही झड़ जाना, पुष्प खिलते ही झड़ना, ये आशुपति कहलाता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है पर्णपाती, पर्णपाती। तो ये पुष्प खिलने के कुछ समय बाद ही झड़ते हैं, यानी पुष्प खिलने के कुछ समय बाद झड़ना, ये कहलाता है पर्णपाती। उसके बाद नंबर 3 पे आता है चिरस्थायी, चिरस्थायी। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें जो है बाह्य दलपुंज वो झड़ते ही नहीं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो लंबे समय तक उसमें रहते हैं, यानी लंबे समय तक रहना, ये चिरस्थायी कहलाता है। ये दोनों कंडीशन जो है दलपुंज और बाह्य दलपुंज दोनों में होता है। यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों में ये कंडीशंस होते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं पुमंग की। तो पुमंग में आप लोगों को बता ही दिया गया कि इसके 3 पार्ट होते हैं, पुतंतु, परागकोश और परागकण। परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जानेंगे पुमंग या पुंकेसर, पुमंग
या इसे पुंकेसर कहा जाता है, पुंकेसर, या इसे लघु बीजाणु धानी कहा जाता है, लघु बीजाणु धानी। तो इसको देखेंगे, इसकी संरचना पुमंग, पुंकेसर या लघु बीजाणु धानी की संरचना। तो इसको सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर कुछ इस तरह रहता है। पुमंगिया, जिसे पुंकेसर कहा जाता है, इस प्रकार फिगर बनाएंगे। पुमंग या पुंकेसर जो होते हैं वो भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, द्विकोष्ठी और एक कोष्ठी। तो इस प्रकार के जो पुंकेसर हैं या पुमंग हैं, इन्हें द्विकोष्ठी कहा जाता है। द्विकोष्ठी यानी इसमें जो है लघु बीजाणु धानी जो बना है वो द्विकोष्ठ में बना है। उसके बाद यदि एक कोष्ठी की बात किया जाए तो एक कोष्ठी कुछ इस प्रकार के होते हैं। एक कोष्ठी की संरचना जो होती है कुछ इस प्रकार होती है। ये एक कोष्ठी पुंकेसर या पुमंग हैं। इन्हें एक कोष्ठीय पुमंग या पराकोष कहा जाता है। एक कोष्ठीय पुमंग या पुंकेसर। यदि इसकी संरचना को और विस्तार से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार इसकी संरचना शो होती है। जैसे कुछ इस प्रकार शो होती है इसकी संरचना।
इसे लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की परत पाई जाती है, जिसे विभिन्न नामों द्वारा जाना जाता है। इस प्रकार से संरचना होती है। इसमें बीच बीच में पोर पाए जाते हैं। और पोर के अंदर सेल्स पाई जाती हैं। कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित परतें पाई जाती हैं, जैसे एपिडर्मिस, अंतस्थ त्वचा, अंतरावयव पाया जाता है, और मध्य लेयर पाई जाती है। मध्य लेयर पुनः 3 भागों में विभाजित होती है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर शो करती हैं। और यहाँ जो है, यहाँ परागकण पाए जाते हैं इसके बीच में, और ये स्फुटित होकर एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाते हैं। ये लघु बीजाणु धानी की संरचना है। कुछ इस प्रकार है। इसमें ये जो हैं और ये, इन्हें सम्मिलित रूप से परागकण कहा जाता है। परागकण। यदि इसके एक पोर को, सपोज दैट मान लीजिए इसकी ये संरचना को यदि देखा जाए यहाँ से इतना, तो उसमें कुछ इस प्रकार की संरचना शो होगी। जैसे ये देखेंगे, कुछ इस प्रकार की संरचना शो होगी यदि इनको अलग अलग कर दिया जाए तो। ये भी लघु बीजाणु धानी की संरचना है। इसके अंदर मुख्यतः इस प्रकार की संरचना शो होती है। ये जो बाहरी परत होती है इसे एपिडर्मिस, उसके बाद वाली जो आंतरिक त्वचा होती है उसको इंडोथीसियम कहा जाता है। इंडोथीसियम। उसके बाद ये जो होता है लेयर, इसे मिडिल लेयर कहा जाता है। मिडिल लेयर।
उसके बाद इसमें छोटे छोटे माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। ये जो संरचना है, छोटे छोटे माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर कुछ जाल नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जो टेपिटम होती हैं। टेपिटम। तो इस प्रकार यदि इन सब की संरचनाओं को देखा जाए तो सबसे ऊपर जो त्वचा होती है उसे एपिडर्मिस, उसके बाद वाली जो होती है एंडोथेसियम, उसके बाद वाली जो होती है मिडिल लेयर, ये 3 लेयरों में विभाजित होती है। उसके अंदर पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम या परागकण छोटे छोटे। उसके परागकण के ऊपर पाया जाता है टेपिटम। यदि बोर्ड की बात किया जाए, बोर्ड एग्जाम की, तो उसमें ज़्यादा टेपिटम पूछा जाता है कि टेपिटम क्या है, टेपिटम के कार्य क्या है। चलिए इसको एक एक पॉइंट करके देखते हैं। तो एपिडर्मिस की बात किया जाए तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, ये केवल बाहरी परत है और बाहरी परत से ये पराग कोश की रक्षा करती है। उसके बाद एंडोथीसियम जो है, उसके बाद वाली परत है जो अर्धपारगम झिल्ली की काम करता है। उसके बाद यदि मिडिल लेयर की बात किया जाए तो ये जो सॉल्यूशन है, यानी जो घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद यदि माइक्रोस्पोरेंजियम की बात किया जाए तो ये परागकण की एक कोशिका होती है जिसे यूनिट सेल ऑफ पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। उसके बाद टेपिटम की बात किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको देखेंगे टेपिटम क्या है। चलिए देखेंगे टेपिटम क्या है और टेपिटम के कार्य। टेपिटम के कार्य। टेपिटम के कार्य। टेपिटम के कार्य जानने से पहले जानेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि प्रकारों की बात किया जाए टेपिटम के, तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक अमीबीय और दूसरा ग्रंथिल। ये दोनों मिल करके एक विशिष्ट परत बनाते हैं, एक विशिष्ट परत जिससे पराग कण की रक्षा होती है। अब देखेंगे टेपिटम के कार्य, पॉइंट वाइज इसको देख लेते हैं। इसका क्या कार्य है टेपिटम का, तो देखेंगे सबसे पहला जो कार्य है वो बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना। पोषण प्रदान करना। अगला हार्मोन्स स्रावित करना। हार्मोन्स स्रावित करना, जैसे IAA हार्मोन्स होता है, उसको ये स्रावित करते हैं। अगला पराग कणों के बाह्य चोल का निर्माण करना। पराग कणों के बाह्य चोल का निर्माण करना। अगला पराग कणों के लिए पोलन किट
आवरण बनाना, आवरण बनाना, ये टेपिटम के कुछ कार्य हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, टेपिटम के बाद आगे आता है लघु बीजाणु धानी की संरचना में जो दूसरा वर्ग है वो बीजाणु जनन की कोशिकाएं, बीजाणु जनन की कोशिकाएं। बीजाणु जनन की कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या होती हैं इस पे जानेंगे, और इनका निर्माण कैसे होता है इसको जानेंगे। तो इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जो दो प्रकार के होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 है उत्तरोत्तर विभाजन, उत्तरोत्तर विभाजन, और नंबर 2 है युगपत विभाजन। उत्तरोत्तर विभाजन जो होता है वो मुख्यतः एक बीजपत्री पौधों में होता है, एक बीजपत्री पौधों में, और ये जो युगपत विभाजन होता है वो द्विबीजपत्री पौधों में होता है। तो इस प्रकार जो परागकोश या लघु बीजाणुधानी की संरचना थी वो दो प्रकार से होती है। एक में सारी परतों को बताया गया, यानी परागधानी भित्ति के अंतर्गत 4 परतों के बारे में बताया गया, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, जिसमें टेपिटम जो है इम्पोर्टेंट था इसलिए उसको ज़्यादा बताया गया। उसके बाद जो अगला था वो बीजाणु जनन की कोशिकाएं थी। इनका निर्माण जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, और ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तरोत्तर विभाजन और युगपत विभाजन। उत्तरोत्तर विभाजन जो होता है वो एक बीजपत्री पौधों में होता है, युगपत विभाजन जो होता है वो द्विबीजपत्री पौधों में होता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे परागकोश का स्फुटन, उसको अगली वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।